हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज को बताने से पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं आप लोगों से। आप लोगों ने हेलो एल्केन पढ़ा, हेलो एलिन्स पढ़ा, एल्कोहल पढ़ा, फिनॉल पढ़ा, है ना, ईथर पढ़ा, एल्डिहाइड भी पढ़ लिया, कीटोन भी पढ़ लिया। किसी के साथ भी हमने एसिड वर्ड लगाया था क्या? हेलो एल्केन एसिड, तर ऐसा नहीं बोला। हेलो एरिन एसिड, ऐसा भी नहीं बोला। एल्कोहल एसिड, ऐसा भी नहीं बोला। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोलते हैं? एल्डिहाइड एसिड बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। कीटोन एसिड बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। ईथर एसिड बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। लेकिन कार्बोक्सिलिक के साथ साथ में हम एसिड वर्ड क्यों लगाते हैं? कैन यू थिंक व्हाट इज द रीजन व्हाई वी कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड? सिर्फ कार्बोक्सिलिक क्यों नहीं बोलते, एसिड क्यों बोला जाता है? बाकी के साथ में किसी के साथ में एसिड हमने नहीं लगाया है, लेकिन कार्बोक्सिलिक के साथ में एसिड क्यों लगा रहे हैं? तो देखो, हम बताते हैं कि कार्बोक्सिलिक को एसिड क्यों देते हैं। सब लोग जानते हो एसिड कौन होते हैं? जो H+ देते हैं उनको हम एसिड बोलते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों के पास में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमने कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल ले सकते हैं और इसको जब हम पानी के साथ में पानी में डालेंगे तो ये क्या करेगा? सर, ये H+ आयन दे सकता है। क्या कर सकता है? H+ आयन दे सकता है। जब H+ आयन देगा तब ये क्या बनाएगा? ये, ठीक है, जब ये H+ आयन देगा तब क्या बना लेगा? ये ऑक्सीजन पर नॉन पेयर रह जाएगा, H+ आयन दे देगा। हम कहेंगे सर ये चीज पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? बाकी के साथ क्यों नहीं पॉसिबल है? एल्कोहल में भी तो ये होता है, ठीक है, एल्कोहल में भी तो OH है। क्या यहाँ से ये चीज पॉसिबल है या फिर नहीं है? तो हम कहेंगे सर ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों ने ये एरोमेटिक एल्कोहल ले रखा है तो यहाँ पर पॉसिबल हो जाता है। फिनॉल एसिडिक होता है, ध्यान रखें ना। फिनॉल वाले चैप्टर में हमने ये बात आप लोगों को बताई थी। लेकिन यहाँ पर ये चीज पॉसिबल है, यहाँ पर ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, ध्यान से देखिए इस मॉलिक्यूल को आप। कार्बोक्सिलेट आयन जो बना है इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन। चलो यहां लिखते हैं। क्या है सर कार्बोक्सिलेट आयन? ये आप देखो, हम कह रहे हैं सर जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये स्टेबल होता है। कैसा होता है? स्टेबल होता है। सर किसकी वजह से स्टेबल है? ड्यू टू रेजोनेंस। किसकी वजह से स्टेबल है? ड्यू टू रेजोनेंस। देखो यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज है या नहीं है? तो जहां पर कॉन्जुगेशन आ रहा है तो फिर वहां पर रेजोनेंस जरूर आएगा। ये डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, तो ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या बनेगा? ये बॉन्ड डबल से सिंगल हो गया, माइनस चार्ज यहाँ पर आ गया, और ये बॉन्ड डबल हो गया। देखिए, तो जो माइनस चार्ज पहले इस ऑक्सीजन पे था इस ऑक्सीजन पे भी आ रहा है। मतलब माइनस चार्ज क्या हो रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है, और डीलोकलाइज हो रहा है तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जब ये कंपाउंड स्टेबल है, ये आयन स्टेबल है, तो डेफिनेटली ये बात होगी भी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इधर जो कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल होते हैं वो एसिड होते हैं। क्यों? क्योंकि दे कैन डोनेट H+ आयन and after losing H+ ion they form carboxylate ion and that carboxylate ion is stable because of resonance। जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। एल्कोहल में ऐसा सब कोई चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो कोई डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, इसलिए ये काम नहीं हो पाएगा, ये आयन नहीं बन पाएगा। ये आयन नहीं बन पाएगा तो इसीलिए हम एल्कोहल को एसिड नहीं बोलेंगे। क्या सबको बात समझ में आ गई कि सर कार्बोक्सिलिक को हम एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो H+ आयन डोनेट कर सकते हैं। क्यों डोनेट कर सकते हैं? क्योंकि H+ आयन जब डोनेट करेंगे तो एक आयन बनता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, और वो आयन स्टेबल होता है। किसकी वजह से स्टेबल होता है? रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना के दिखा देंगे और हो गया कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक। ओके, जो कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल है उनके एसिडिक होने का कॉज क्या है, रीजन क्या है। अच्छा, अगर आप लोगों के पास में 2 या 3 एसिड हो, मान लीजिए हमने आप लोगों को एक फॉर्मिक एसिड दे दिया, एक एसिडिक एसिड दे दिया और एक प्रोपियोनिक एसिड दे दिया, ठीक है, और हमने पूछा इसमें से ये बताओ कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है या फिर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। ठीक है, ये हमने मान लिया ए,
ये हमने मान लिया बी, ये हमने मान लिया सी। सबसे ज्यादा इनमें से रिएक्टिव कौन है या सबसे ज्यादा इनमें स्टेबल कौन है? तो सब लोग जानते हो सर, ऑर्डर जो रिएक्टिविटी होती है और जो स्टेबिलिटी होती है वो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका मतलब ये सबसे कम स्टेबल होगा, और अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो मैं कहूंगा कि ये सबसे कम रिएक्टिव होगा। ये बात आप लोगों को अभी तक समझ में आ जानी चाहिए। हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि सर कैसे क्यों क्या, पहले हमने जो पुराने चैप्टर हैं उनमें आप लोगों को बताया हुआ है कि जो कंपाउंड स्टेबल होता है वो उसकी रिएक्टिविटी कम होती है और जो रिएक्टिव होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहेगी इन तीनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में, राइट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम कहेंगे सर ए मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, बी मॉलिक्यूल उससे कम रिएक्टिव है और सी मॉलिक्यूल सबसे कम रिएक्टिव है, राइट। अगर मैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करूंगा, इन तीनों मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लगाइए तो हम कहेंगे सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम बी स्टेबल होगा और सबसे कम स्टेबल होगा ए। अब हमको चाहिए सर एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो एक्सप्लेनेशन में बहुत सिंपल सी बात करनी है, कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है। देखिए समझिए बात को, इस मॉलिक्यूल को देखिए, हम जानते हैं जैसे ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेगा तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा, राइट। और इस मॉलिक्यूल को देखिए, ये वाला एसिटिक एसिड और ये फॉर्मिक एसिड। तो ये बताओ सोच के किस पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा? इस वाले मॉलिक्यूल पर आसानी से अटैक कर पाएगा या फिर इस वाले मॉलिक्यूल पर आसानी से अटैक कर पाएगा? तो आप सोचोगे सर इस वाले कार्बन के पास में एक बड़ा ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप है तो इसमें कौन क्या ज्यादा है? स्टेरिक हिंड्रेंस इज मोर, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो यहाँ पर बैक साइड अटैक इतना इजीली पॉसिबल नहीं हो पाएगा जितना कि इसमें। क्यों? क्योंकि सर इसके पास में एक छोटा छोटा ग्रुप लगे हो, OH और H दोनों छोटे छोटे ग्रुप हैं और छोटे छोटे ग्रुप हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी, राइट। अगर आप तीसरे वाले मॉलिक्यूल को देखो, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को देखो तो यहाँ पर तो और भी बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं तो यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इतना ज्यादा आसानी से अटैक कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। एक वर्ड ध्यान रखिए, इसको काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। हमने आप लोगों को इसके बारे में हेलो एल्किन हेलो एरीन वाले चैप्टर में भी खूब अच्छे से बताया हुआ है कि जब कार्बन के पास में बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ये, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। और सर स्टेबिलिटी की बात करोगे तो सर ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो आसानी से रिएक्शन उसका नहीं होगा। तो ये बात भी आप देखना सीखो, जितने जैसे जैसे बड़े बड़े ग्रुप लगते जाएंगे, जैसे जैसे बड़े बड़े ग्रुप लगते जाएंगे वैसे वैसे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता जाएगा और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, और रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। अब बात करेंगे हम दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की। पहली दो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई कि सर एसिड को एसिड क्यों बोलते हैं, और दूसरा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या रहेगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहेगी। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, या फिर चलिए बॉइलिंग पॉइंट भी लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो एल्केन से, एल्काइन से, एल्कोहल से, एल्डिहाइड से, कीटोन से, ईथर से सबसे ज्यादा होते हैं अगर उनके मॉलिक्यूलर मास नियरली सेम है तो। सर ऐसा क्यों? ये बात तो सर आपने एल्कोहल में भी बताई थी कि एल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो अपने सेम मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड के कंपैरिजन में थोड़े हायर होते हैं और वहां पर रीजन हमने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, कि जो एल्कोहल के मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं जिसकी वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से हायर होते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, जैसे हमने दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए,
ठीक है, हम खूब अच्छे से समझते हैं सर। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन है ना, तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच होगा, राइट। अगर दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें भी यही बात होगी, ठीक है। ओ एच, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच होगा और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अगर आप इनको ऐसे समझते हो, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच सिंगल बॉन्ड, नहीं सिंगल बॉन्ड ओ एच डबल बॉन्ड ओ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। ये हाइड्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये वाला ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ये भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, क्यों है, क्योंकि सर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो आप देखिए कि सर जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये क्या बन गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक और बात बता दें हम लोगों को कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं वो डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किसमें, डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होकर रहते हैं, या फिर डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर आप बोलोगे कि साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर लेते हैं, है ना। चाहे सॉलिड फॉर्म हो, लिक्विड फॉर्म हो, गैसियस फॉर्म हो, तीनों फॉर्म में अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये डायमर फॉर्म में या साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और आप सोचोगे सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एल्कोहल मॉलिक्यूल में भी होती है, तो क्या वहां पर भी ऐसा होता है, तो ध्यान रखें कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, वो एल्कोहल मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों होती है सर, क्योंकि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो थोड़ी यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है कंपेरेटिवली देन एल्कोहल, ठीक है। ये ऑक्सीजन भाई, ये ऑक्सीजन यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उससे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रहे हैं। इसलिए ये वाला ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है कंपेरेटिवली, सॉरी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है कंपेरेटिवली दिस ऑक्सीजन। ओके, तो ध्यान रखो कि सर जो कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, वो एल्कोहल मॉलिक्यूल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। किसकी वजह से, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं थोड़े हायर भी होते हैं अपने सेम मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड की हेल्प से। दूसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और बात हम बताना चाहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। लेकिन याद करो जो अल्कोहल होता है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर देखा होगा, और हमने जब अल्कोहल वाला टॉपिक पढ़ाया था तब भी इस बात को एक्सप्लेन किया था कि जो अल्कोहल होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वही बात यहाँ पर भी है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घर पे जो विनेगर आता है, एसिटिक एसिड, जो आप चाउमीन वगैरह में डालते हो, चाउमीन तो आप बनाते होगे ना घर पे, बताओ बनाते हो ना, खिलाते तो कभी हो नहीं हो, तो चलो कभी खिलाया करो हमें चाउमीन, वैसे हमें ज्यादा बढ़िया नहीं लगती है। चलो समझो कि जो एसिडिक एसिड होता है वो पानी में डिसॉल्व हो गया था, वो 100% प्योर एसिडिक एसिड नहीं होता है। ओके, जो विनेगर आप लेते हो, सिरका, वो 100% प्योर नहीं होता, वो पानी में डिसॉल्व होके आता है। तो वाटर में डिसॉल्व क्यों हो पाता है एसिडिक एसिड, उसका भी रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, उसका भी रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में हम खूब अच्छे से जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है और जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहाँ पर ये डेफिशिएंट है, तो सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं सर, वाटर में डिसॉल्व हो पाते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से दो फिनोमेना हो रहे हैं। पहला, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो बॉइलिंग पॉइंट है अपने सेम मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड की कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। दूसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में डिसॉल्व हो पाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ध्यान रखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो अल्कोहल के मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों होती है, क्योंकि सर ये वाला ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है कंपेरेटिवली दिस। यहाँ पर इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन से तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप जो भी लगा हुआ है उससे इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ओके, बात समझ में आ गई।